मातरम स्वागत है आपका अपने एटीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में बात करेंगे एमपीटेड वर्ग 3 सीडीपी मिक्स फी वाईक्यू टेस्ट कर रहे हैं। फिजिक्यू टेस्ट यहाँ पे सीरीज चल रही है। फिजिक्यू टेस्ट में यह पहला पार्ट रहेगा सीरीज का, जिसमें हम मिक्स क्वेश्चन टॉप 30 प्रश्न करेंगे, पूरे सिलेबस निचोड़ रहेगा। सीडीपी बाल विकास में अगर आपको 30 में से 30 नंबर की तैयारी करना है तो ये पीआईक्यू जो टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं, लेकर आए हैं, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। एग्जाम की वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सिलेक्शन मिलने वाला है। तो सीडीपी में आइए तैयारी करते हैं मिलकर 30 में 30 पाने की, जिसमें से पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। सभी को अंत में बताना है इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में आप लोगों को कितना स्कोर है, आप लोगों को कितने आंसर सही हुए। प्रश्न है कि विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है। विकास निरंतर प्रक्रिया है, विकास केवल शारीरिक होता है, विकास केवल जन्मजात तक होता है, विकास रुक रुक कर होता है। सभी लोग बताइए कौन सा इसमें से सिद्धांत नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए सभी लोग बताइएगा और फीडबैक कीजिए। विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है। विकास निरंतर प्रक्रिया है, विकास केवल शारीरिक होता है, विकास केवल जन्म तक होता है, विकास रुक रुक कर होता है। तो कौन सा सिद्धांत सही है पूछा गया है। तो विकास केवल नेगेटिव होता है, रुक रुक कर करना भी नेगेटिव हो जाएगा। तो कौन सा विकास का सिद्धांत सही होगा। विकास निरंतर प्रक्रिया है, ये हमारा सिद्धांत सही होगा। बाकी ये तीनों क्या होंगे, सिद्धांत नहीं होंगे। तीनों नेगेटिव है, एक पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद आइए देखते हैं सेकंड प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। बाल विकास का अध्ययन किसका अध्ययन कहलाता है। केवल शारीरिक परिवर्तन, केवल मानसिक परिवर्तन, जन्म से किशोरावस्था तक होने वाले परिवर्तनों का, ये केवल सामाजिक परिवर्तनों का। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। पीवाईक्यू का टेस्ट सीरीज का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये हम टेस्ट सीरीज ला रहे हैं, ये आपके टेट एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। तो सभी को कमेंट करना, प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर्स जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, टेट एग्जाम को फतेह करना। तो बाल विकास का अध्ययन किसका अध्ययन कहलाता है। तो बाल विकास का अध्ययन को हम कहते हैं जन्म से किशोरावस्था तक होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन को हम बाल विकास का अध्ययन कहते हैं। और केवल सभी लोग जानते हैं ये नेगेटिव माना जाता है। तो ये तीनों आपके नहीं होंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो दिया गया थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। हर प्रश्न अपने आप में अव्वल है, हर प्रश्न सिलेक्शन वाले प्रश्न है। तो सभी को कमेंट करना है, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर सिस्टर टीचर जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। निकृष्ट विकास का क्षेत्र जेडपीडी किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। जीन पियाजे जी, वाइगोस्की, स्किनर, ब्रूनर। और आपको पता है सिद्धांत से प्रश्न आएंगे, याद रखिएगा। सिद्धांत से प्रश्न पूछे जाते हैं तो सिद्धांत को समझना है और हर लेवल के प्रश्नों को यहाँ पे करना है और तैयारी करना है। चलिए सभी लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। सोचिए समझिए, माइंड की मेमोरी पर जोर डालिए, क्योंकि अभी आप जोर डाल लेंगे तो एग्जाम में बहुत ही चीज़ें आपकी सही होने वाली है और सही सटीक आंसर चीज़ें हो जाएगी। तो निकटतम विकास का क्षेत्र जो कहलाता है, आप जानते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, क्या कहलाता है, वाइगोस्की। वाइगोस्की इज द राइट आंसर हो जाएगा। निकट विकास का क्षेत्र जेडपीडी किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। जेडपीडी, ये आपको ध्यान रखना, ये पॉइंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यह उस अंतर क्षेत्र को दर्शाता है जो एक शिक्षार्थी किसी विशेषज्ञ शिक्षक या अधिक जानकारी के साथी की सहायता से कर सकता है और जो बिना किसी मदद के स्वतंत्र से कर सकता है। और वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, इसके फोल्डिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो वाइगोस्की नाम अवश्य आता है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जीन पियाजे जी के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। जीन पियाजे जी से एक प्रश्न रखा है, कभी कभी एक और दो प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो एक प्रश्न तो आना अनिवार्य है इन चारों अवस्थाओं से। संवेदी कामक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक होती है 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था, जो कि सही हो जाएगा। मूल संक्रियात्मक होती है 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था,
औपचारिक होती 11 से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था। इन अवस्थाओं से लेकर प्रश्न एग्जाम में आता है। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक सोच करता है। इसमें 2 से 7 वर्ष में भाषा का तेजी से विकास होता है और आत्म केंद्रित व्यवहार प्रदर्शित करता है। ये 3 चीज़ें याद रखिएगा: प्रतीकात्मक चिंतन, आत्म केंद्रित होना, जीवावाद और अनुत्क्रमणीयता। ये चीज़ अगर पूछी जाती है तो आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करना है और यही आपके मॉडरेट होकर प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया टेट एग्जाम में। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, बंडूरा। आप सभी लोग जानते हैं, जब भी प्रयास और त्रुटि की बात की जाती है एक ही नाम आता है, एल्बर्ट थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक। एक प्रसिद्ध व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मुख्य रूप से भूखी बिल्ली जो कहलाती है, और इनके अन्य नाम भी होते हैं। एसआर का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया एसआर का सिद्धांत कहलाता है, संबंधवाद का सिद्धांत कहलाता है, प्रतिबिंब का सिद्धांत कहलाता है, प्रतिबिंब त्रुटि का सिद्धांत कहलाता है। जब व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है तो उसे बहुत सी गलतियां अर्थात त्रुटियां होती हैं, तो बार बार प्रयास करने से उसकी गलतियां कम होने लगती हैं और अंत में वह समाधान सीख जाता है। उसी को हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के 3 मुख्य नियम होते हैं। एक होता है तत्परता का नियम, दूसरा होता है अभ्यास का नियम और तीसरा होता है प्रभाव का नियम। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। और अल्बर्ट बंडूरा की बात करते हैं तो अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। तो अल्बर्ट बंडूरा से भी प्रश्न आए तो आपसे बनना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हर प्रश्न अव्वल है, हर प्रश्न के सिलेक्शन में एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, इसलिए सभी को समझना है बेहतर तरीके से। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर, पावलोव, कोहलर, गिलफोर्ड। तो जब भी शास्त्रीय अनुबंधन की बात की जाती है तो कुत्ते पर किसने प्रयोग किया था, पहले ये दिमाग में आता है, तो E.P. पावलोव ने किया। पावलोव कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? एक रूसी मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथि पर अपने प्रसिद्ध प्रयोग के आधार पर इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इन्होंने 1904 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। प्रश्न आ गया, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पावलोव को कब मिला? 1904 में मिला। किसको मिला? E.P. पावलोव को मिला था। तो किसी भी प्रकार से तोड़ मरोड़ के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको हर प्रकार से प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत किसका है? कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर, फ्रॉइड। अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत किसका कहलाता है? जब भी अंतर्दृष्टि सिद्धांत की बात करें, अधिगम की बात करते हैं, तो कोहलर वोल्फगैंग का नाम आता है। अधिगम का सिद्धांत, ये जर्मन मनोवैज्ञानिक है। इसे गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के तहत जो है 1920 में के दशक में विकसित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना अचानक सूझ पर आधारित होता है, ना केवल प्रयास और त्रुटि से। अचानक होता है, इसलिए अंतर्दृष्टि का सिद्धांत अचानक, कोहलर। याद रखिए, कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, वो सारे प्रश्न बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी बहुत अच्छा है, ये हम बता ही चुके हैं आप लोगों को शायद, कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया। तो सामाजिक अधिगम की जब भी सिद्धांत की बात की जाती है, अल्बर्ट बंडूरा का नाम आता है, हम बता ही चुके हैं। यह सिद्धांत हमें बताता है कि लोग अपने सामाजिक परिवेश में दूसरों के व्यवहार को देखकर उनका अनुकरण अर्थात नकल करके उन्हें मॉडल मानकर सीखते हैं। तो दूसरों का अनुकरण करके सीखना, नकल करके सीखना किसने बताया? अल्बर्ट बंडूरा ने बताया था सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अर्थात इस सिद्धांत के 4 प्रमुख चरण होते हैं। पहला चरण होता है ध्यान, ठीक है, पहला चरण ध्यान होता है, किसी के व्यवहार या गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा चरण होता है स्मृति, स्मृति या अवधारणा, उसे देखे गए व्यवहार को याद रखना या दिमाग में बैठा लेना। तीसरा होता है पुनरुत्पादन, यदि याद की गई गतिविधि या व्यवहार को खुद करके देखना। और चौथा होता है अभिप्रेरणा,
उस व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित होना, जैसे पुरस्कार मिलना या प्रशंसा होना। तो 4 चीज़ें होती हैं, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, समझते हैं और आपका फीडबैक जानते हैं। सभी को कमेंट करना है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसका है? यानी कि बुद्धि के द्विकारक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो एक ही नाम आता है, चार्ल्स स्पीयरमैन आता है। इन्होंने 1923 में, कब? 1923 में चार्ल्स स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के द्विकारक का सिद्धांत दिया गया। चार्ल्स स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में 2 प्रकार के कारक होते हैं। एक समान मानसिक क्षमता जिसे हम जी फैक्टर कहते हैं, जनरल, और वो होता है विशिष्ट क्षमता जिसे हम एस फैक्टर कहते हैं। जी फैक्टर, एस फैक्टर आपने पढ़ा होगा। जी का मतलब सामान्य और विशिष्ट क्षमता मतलब एस कारक, स्पेशल। तो स्पीयरमैन याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आईक्यू की अवधारणा किसने दी? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि आईक्यू की अवधारणा किसने दी। कई बार टेट एग्जाम में रिपीट होता है। तो आईक्यू की जब भी बात की जाती है, एक माइंड में आपको एक चीज़ बैठा लेना। क्या बैठा लेना? विलियम स्टर्न। बुद्धि लब्धि आईक्यू की अवधारणा 1912 में जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न द्वारा दी गई। इस विषय में अक्सर लोगों ने कुछ अन्य प्रमुख वैज्ञानिक योगदान का भ्रम अवश्य रहा है। अल्फ्रेड बिने की अगर बात करते हैं, अल्फ्रेड बिने एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने आईक्यू टेस्ट, बुद्धि परीक्षण का जनक माना जाता है। 1905 में इन्होंने दुनिया का सबसे पहला व्यवहारिक बुद्धि परीक्षण बनाया था, बिनेट। लुईस टर्मन के नाम से भी आते हैं। विलियम स्टर्न के बाद लुईस टर्मन आते हैं। इन्होंने 1916 में बिनेट परीक्षण को संशोधित किया और इसे स्टर्न के सूत्र में जोड़कर स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल बना दिया, जो आईक्यू प्रणाली का पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। और आईक्यू की गणना के लिए फार्मूला तो आपको पता ही होगा। आईक्यू बराबर होता है मेंटल एज, यानी अर्थात MA, और करेंट एज जो वास्तविक एज होती है, इसमें गुणे 100 कर दीजिए, आपका फार्मूला बन जाता है आईक्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जब भी नैतिकता की बात की जाती है, एक ही नाम आता है। कौन आता है? कोहलबर्ग। जी हाँ दोस्तों, नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिकता की बात की जाती है तो नैतिक विकास का सिद्धांत अमेरिकी मनोविज्ञान लॉरेंस कोहलबर्ग आता है। यह सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति सही और गलत का निर्णय कैसे लेता है और तर्क करने की क्षमता 3 प्रमुख स्तरों को 6 चरणों में कैसे होती है। पहला होता है पूर्व परंपरागत स्तर, इसमें 4 से लेके 10 तक के बस बच्चे आते हैं कैटेगरी पर, जिसमें आज्ञाकारिता, सजा और व्यक्तिगत हित और पुरस्कार होता है। दूसरा होता है पारंपरिक स्तर, जो होता है 10 से लेके 13 वर्ष तक की अवस्था। इसमें क्या होता है? पारंपरिक स्तर में पारस्परिक संबंध और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना होता है। और तीसरा आपका होता है उत्तर पारंपरिक, इसमें सामाजिक अनुबंध और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत होते हैं। तो इनसे भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसका है। जब भी मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की बात की जाती है, आपके दिमाग में एक चीज़ अवश्य आता हो। क्या आता है? एरिक एरिक्सन द्वारा। जी हाँ, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया? एरिक एरिक्सन के द्वारा किया गया। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? अगर सोचो बच्चों को सीखना हो, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होगा? प्रेरणा, दंड, भय, अपेक्षा। और इन 4 शब्दों को लेके आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर होता है, जो कारक होता है, कहीं ना कहीं प्रेरणा होती है। जब आपके अंदर कोई प्रेरणा होगी तभी आप सीखेंगे, तभी बच्चा सीख पाता है। तो प्रेरणा उत्पन्न करना बहुत जरूरी है। करके सीखना किसका सिद्धांत है? जॉन डीवी, स्किनर, फ्रायड, कोयलर। अगर आपको पता है, आप लोग भी नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर्स जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम, नमन और नमस्कार करते हैं। साथियों, हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। संस्था की टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करिए 9630689598 9630689598। ये संस्था का व्हाट्सएप नंबर है। जैसे आप व्हाट्सएप में हाय हेलो नोट्स कुछ भी करेंगे, हमारी टीम आप तक फॉरवर्ड कर देगी। टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कीजिए, टॉपर नोट्स प्राप्त करिए और अपनी तैयारी को 15 से 20% और मजबूत कर लीजिए। तो करके सीखना किसका सिद्धांत कहलाता है? कई बार रिपीट हुआ है। तो करके सीखना अर्थात होता है जॉन डीवी।
करके सीखना मतलब जान डाल देना। जब जान होगी तो अवश्य करके आप सीख जाएंगे। कर हर मैदान फतेह वो बंदेया, गाना सुना होगा आपने। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करने वाला शिक्षक कौन होगा? सभी को समान कार्य देता है, सभी को समान अंक देता है, शिक्षण विविधता अपनाता है, या केवल मेधावी छात्रों को पढ़ाता है? तब देखेंगे ये तीसरा वाला डिफरेंट दिख रहा है। इसमें देखिए सभी सभी दे दिया गया, इसमें केवल तीसरा डिफरेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो आपसे ना भी बनता हो तो डिफरेंट ऑप्शन को चयन करिए आप, कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करने वाला शिक्षक शिक्षण विविधता अपनाता है। विविधता होती है, जब मनुष्य हमारों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है तो विविधता द्वारा ही सिखाया शिक्षण प्रक्रिया होती है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, ये समावेशी मतलब समान आवेश के समान चीज़ें, और केवल केवल अलग ये निगेटिव हो गए तो ये तो हो ही नहीं सकते। तो कुछ चीज़ें हम ऑप्शन को देखकर भी सही आंसर लगा सकते हैं अगर हमें अरे प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो। अधिगम का नियम प्रभाव का नियम किसने दिया? अधिगम के प्रभाव का नियम, तो थार्डनाइक ने मुख्य 3 नियम दिए थे। तत्परता का प्रभाव, अभ्यास का प्रभाव का, तो थार्डनाइक की बात आती है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, सभी लोग समझ पा रहे हैं बेहतर तरीके से? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगला, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन किस प्रकार होना चाहिए ये आप भली भांति जानते हैं। सतत एवं समग्र, केवल वार्षिक, केवल मौखिक, केवल लिखित। तो केवल लिख के अपने आप को बता दिया कि भैया मैं तो सही नहीं हूँ, पहला ही सही होगा। तो प्राथमिक स्तर मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? सतत और समग्र रूप में होना चाहिए। आइए देखते हैं बालक की प्रथम पाठशाला। आगे आने वाले जो फिजिकल टेस्ट सीरीज जाएंगे काफ़ी हार्ड क्वेश्चंस लेकर आएंगे। अभी लेवल जो एग्जाम में पूछे गए वो सारे FIQ क्वेश्चन हम करेंगे। तो बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी कहलाती है? बालक की प्रथम पाठशाला उसका बालक का परिवार होता है, उस बालक का, उस बच्चा का, उस विद्यार्थी का परिवार होता है, फैमिली होती है। निर्माणवाद का मुख्य विचार क्या है? निर्माणवाद का जो विचार है, क्या वह रटकर सीखना है, शिक्षक ही ज्ञान का स्रोत है, विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, केवल परीक्षा देना होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि निर्माणवाद का जो मुख्य विचार माना जाता है वह आपका एक ही माना जाता है, और वह विचार है विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, की भाषा विकास सबसे अधिक प्रभावी होती है वातावरण से, ऊंचाई से, वजन से, या रंग से? तो भाषा विकास सबसे अधिक प्रभावित किसमें होती है? वह होती है वातावरण से होती है, इन्वायरमेंट से होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, बुद्धि परीक्षण का विकास सबसे पहले किसने दिया? तो बुद्धि परीक्षण का विकास सबसे पहले देने वाले और कोई नहीं, बिने और साइमन है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। और आप जानते होंगे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रेरणा का सबसे अच्छा प्रकार कौन सा होता है? आंतरिक, दंड, भय, या प्रतियोगिता? प्रेरणा, भाई प्रेरणा से इंसान सीखता है, इच्छा होती है, लेकिन प्रेरणा का सबसे अच्छा प्रकार, प्रेरणा भी कई प्रकार के होते हैं, तो प्रेरणा का जो सबसे अच्छा प्रकार होता है वह आंतरिक प्रेरणा होती है, जो आपके अंतर्मन से प्रेरणा उत्पन्न होती है। सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या होता है? अनुभव, रटना, दंड, या नकल? अगर सीखना हो तो उसके लिए सबसे प्रभावी माध्यम आप कैसे चुनेंगे? तो वह चुनेंगे अनुभव को। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि विकास की दिशा कैसी होनी चाहिए? जो विकास की दिशा है वह कैसी होनी चाहिए? तो विकास की दिशा हमेशा सिर से पैर की ओर होती है। सिराभिमुख का सिद्धांत आपने पढ़ा ही होगा। CCE का पूरा नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है। CCE का पूरा नाम होता है कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन। सतत विकास आपने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल परीक्षा पास करना, सर्वांगीण विकास करना, नौकरी दिलाना, केवल अंक? तो केवल केवल बढ़ गया, नौकरी भी नेगेटिव, तो बचा हमारा बी ऑप्शन, सर्वांगीण विकास करना। यानी आपका दायित्व या आपका उद्देश्य, आपका टारगेट सर्वांगीण विकास करना। किसका? बालक का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है कि सीखने में पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर, जीन पियाजे, कोहलर, फ्रायड? तो सीखने में पुनर्बलन का सिद्धांत देने वाले और कोई नहीं है, आपके स्किनर महोदय जी। जब भी पुनर्बलन के सिद्धांत की बात की जाती है स्किनर महोदय की बात की जाती है। और आपको पता है स्किनर, जीन पियाजे, कोहलर, फ्रायड, इससे 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे मनोवैज्ञानिकों से। तो मनोवैज्ञानिकों की विशेष हम क्लास चलाएंगे जिसमें हम सारे मनोवैज्ञानिकों को डिटेल के साथ उनके MCQs भी करेंगे, ताकि सारे प्रश्न आपके सही हो, आपकी TT एग्जाम को फतेह कर पाएँ, आपके सारे सपने साकार हों, आपके माता पिता के सपने साकार हों, आपका सपना साकार हो। MP टेट में CDP के प्रश्न मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं?
एमपी टेट में जो है सीडीपी के जो प्रश्न होते हैं मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं? अवधारणाओं की समझ और उनके अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं। तो अवधारणा को समझ को पढ़ना, उनके अनुप्रयोगों को पढ़ना। और तीसरा प्रश्न है कि शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? आप पे नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, शिक्षिका बनेंगे, तो आपकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी? ज्ञान एकमात्र स्रोत बनाना है, सीखने में मार्गदर्शक और सहायक बनना है, केवल अनुशासन बनाए रखना है, या केवल परीक्षा? तो केवल को निगेटिव मानिए, बचते हैं दो ऑप्शन। ज्ञान एकमात्र स्रोत बनाना, तो एकमात्र शब्द भी ये भी निगेटिव हो गया, तो बचता बी ऑप्शन, यानी सीखने में मार्गदर्शक और सहायक बनना। तो शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है सीखने में मार्गदर्शक बनिए और उनका सहायक बनिए बच्चों। तो ये रहे हमने टॉप 30 क्वेश्चंस किया। ये फिजिकल टेस्ट सीरीज पहली हमारी टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज में 30 प्रश्नों में से आपने कितना सही किया सभी लोगों को कमेंट करना है। ये मिक्स क्वेश्चन हम डेली लेकर आएंगे, आपकी तैयारी को बेहतर करेंगे, आपके प्रिपरेशन को बेहतर करेंगे। मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन अगले टेस्ट सीरीज पर। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का। मिले किस्मतों से